Hello students, welcome to my channel Chemistry World by Vandana. Today chapter number 1 part 4th 10th standard science 2 marks very short questions I would like to continue. ऑलरेडी मैंने 3 पार्ट उसके बनाए थे 10th स्टैंडर्ड के साइंस के फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री के. अब 4th पार्ट में मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ 2 मार्क्स का जो 14 नंबर का क्वेश्चन आगे देखेंगे, जिसमें यहाँ पे आपका क्वेश्चन है तृप्ति मिक्सेस aqueous solution of sodium sulfate and aqueous solution of copper chloride. Will this lead double displacement reaction? क्वेश्चन क्या है उसको समझ लेते हैं. पहले तृप्ति ने क्या किया, 2 टेस्ट ट्यूब ली. एक टेस्ट ट्यूब के अंदर उसने भरा. सपोज हम समझ लेते हैं कि भाई एक टेस्ट ट्यूब के अंदर उसने लिया होगा सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन. एक्वस सॉल्यूशन बोला है. एक्वस का मतलब सोडियम सल्फेट को पानी के अंदर वाटर के अंदर बनाया गया है, उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं. एक्वस सॉल्यूशन लिया. अब इसके अंदर दूसरी एक टेस्ट ट्यूब ली, जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर उसने कॉपर क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लिया है. मीन्स कॉपर क्लोराइड भी पानी में मिक्स करके बनाया है. अब इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया. इट जस्ट मिक्सेस हियर. एक टेस्ट ट्यूब में से दूसरे टेस्ट ट्यूब में उसने डाला. ए है कॉपर क्लोराइड और दूसरा है आपका सोडियम सल्फेट. इन दोनों को आपस में मिक्स कर लिया. तो क्या भाई ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट होगी क्या, ऐसा यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भाई ये दोनों मिक्स किए तो यहाँ पे क्या ऐसा होगा जिसे सोडियम सल्फेट लेते हैं और प्लस कॉपर क्लोराइड और इन दोनों को मिक्स करने के बाद डबल डिस्प्लेसमेंट में आपको पता है कि यहाँ जाएगा और एक कॉपर इस साइड आएगा, तो हमारा कॉपर सल्फेट बनना चाहिए और दूसरा ट्वाइस NaCl ऐसा बनना चाहिए, जिसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. कि यहाँ से सोडियम का डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ हो गया और यहाँ से कॉपर का डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया. मीन्स दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट. तो क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि ऐसे 2 एक्वस सॉल्यूशन एक दूसरे के साथ मिक्स किया तो क्या इस तरह का डबल डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है. तो इसका आंसर है नो. देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट. देखो यहाँ पे लिखा है नो, देयर विल बी नो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड कॉपर क्लोराइड. क्यों ऐसा हुआ, क्यों उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? इसका एक ही आंसर है कि जब हमने एक्वस सॉल्यूशन यहाँ पे लिया, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉपर क्लोराइड का, दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर सोडियम सल्फेट का, तो ये जो एक्वस सॉल्यूशन है इसमें कंप्लीटली आयोनाइज कॉपर प्लस आयन है और आपके Cl माइनस आयन इसमें भी कंप्लीटली आयोनाइज Na+1 आयन है और SO4 -2 आयन है. और जब इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया तब भी आपको जो ये टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर दोनों चीज़ें मिक्स हो गई है, तो भी इस पूरी टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसमें 2 सॉल्यूशन के आयन से और उसमें 4 तरह के आयन आपको मिलेंगे. एक Na+1, SO4 -2, Cl -1 और आपका Cu+2. मीन्स देयर आर इन बोथ द एक्वस सॉल्यूशन व्हेन दे मिक्स you find both the ions which are in ion forms in this solution. Means there is no displacement. They are ionized in solution and they remain ions in the solution. वो आयन तरीके से ही उस solution में रहेंगे, इसीलिए वहाँ पे आपको कोई PPT प्रेसिपिटेट वगैरह सॉलिड कंपाउंड नहीं मिलेगा. बराबर है. तो इसी को हम बोलते हैं that there is no reaction between sodium sulfate and copper chloride and they will be remain as ions as they ionize in aqueous solution. मैंने बोल दिया कि इनमें 4 तरह के आयन मिलेंगे आपको और वो आयन तरीके से ही रहते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं देयर इज नो रिएक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक मैच द कॉलम दिया है. कॉलम ए में आप देखिए एक आपको रिएक्शन 4 तरह की रिएक्शन दी है और कॉलम 2 के अंदर उसके चारों के नाम दिए हैं, आपको मैच करने हैं. अब ये बहुत बार बच्चों को ये बहुत सारा कन्फ्यूज़न जैसा लगता है. थोड़ा सा इसमें हम लॉजिक यूज़ करेंगे तो हमें आंसर बहुत जल्दी मिल जाएगा. कैसे, थोड़ा लॉजिकली मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ. जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो हमें पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है. इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अगर हम देखें
तो एक चीज़ होती है यहाँ पे कि जब भी एसिड प्लस बेस का रिएक्शन होता है तो इसमें सॉल्ट प्लस वाटर हमें मिलता है। ये चीज़ हमने पढ़ी है, एसिड प्लस बेस गिविंग सॉल्ट एंड वाटर। अब इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का इन चारों रिएक्शन में देख लो, कहीं पे आपको वाटर दिख रहा है, हाँ थोड़ा सा यूज़ करना है, और ये सॉल्ट भी दिख रहा है आपको, और देख लीजिए ये बेस भी है और एसिड भी है, बराबर है। ये एसिड और बेस दोनों की रिएक्शन हुई, बराबर है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इट गिव कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। तो भाई थर्ड के लिए पेयर आ गई आपकी ए। दूसरा दिया है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको पता ही है क्या होता है, एक बड़ा वाला कंपाउंड होता है जिसका डीकम्पोजिशन हो जाते हैं उसके कंस्टिट्यूएंट आयन जिससे वो बना हुआ। तो यहाँ पे देख लिया, ऐसी रिएक्शन दिख रही है आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन में, हाँ भाई यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ये देखो ये 4th नंबर में दिख रहा है। कॉपर नाइट्रेट है, जो बड़ा कंपाउंड है उससे कॉपर ऑक्साइड बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना और दूसरा बना है O2 गैस, बराबर है। तो आपका 4th के लिए बी आएगा डीकम्पोजिशन। उसके बाद प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती। क्या होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? ऐसी रिएक्शन जिसमें जब आप दो सॉल्यूशन मिक्स करते हो तो उसमें से एक सॉलिड मिलता है और दूसरा आपको एक्वस सॉल्यूशन वाटर सोल्यूबल मिलता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए दो ही रिएक्शन बची है। इस दोनों रिएक्शन में देख लीजिए इन दोनों एक्वस सॉल्यूशन को आपस में मिक्स किया और आपको एक सॉलिड मिल रहा है, मीन्स प्रेसिपिटेट मिल रहा है, पीपीटी बोलते हैं उसको, और दूसरा एक्वस सॉल्यूशन मिल रहा है। तो फर्स्ट का आ गया आपका सी और बचा है H2 प्लस Cl2, उससे बनने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस इन दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ है और कंबाइंड होके आपको एक कंपाउंड मिल रहा है जिसको हम कंबाइंड रिएक्शन बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन है, वो भी आपको बता देते हैं कैसे रिडॉक्स रिएक्शन है। बिल्कुल सिंपल, H2 प्लस Cl2 बनने वाला ट्वाइस HCl। देखिए सिंपल है। अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजन गैस देखते हैं और यहाँ पे आप देखोगे इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 है और ये भी देख लीजिए 0 ही है। H2 से बनने वाला आपका H जो यहाँ पे +1 है, मतलब देयर इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, सो ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर 0 है, 0 से बना आपका -1, मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ, तो इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज़ें होती है उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इसलिए आपका ए आ गया, सेकंड के लिए आ गया डी। तो देख लीजिए सेकंड के लिए डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज अ बैलेंस इक्वेशन। बहुत सिंपल है, किसे हम बैलेंस इक्वेशन बोलेंगे। अगर बैलेंस इक्वेशन की डेफिनेशन हमें देखनी है तो बिल्कुल सिंपल, व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन? The equation in which the number of the atoms on both sides of the equation, ऐसा इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड्स इक्वेशन के, मतलब रिएक्टेंट के साइड में भी और प्रोडक्ट के साइड में भी इक्वल हो गए तो उसे हम बैलेंस इक्वेशन बोले। अब ऊपर के रिएक्शन में देख लीजिए, अगर ये सिंपल रिएक्शन लिया जाए H2 प्लस Cl2, उसमें ट्वाइस HCl मिला है, इधर 2 हाइड्रोजन है 2 क्लोरीन है, और इस साइड में देख लीजिए 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन भी है, मतलब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हुआ हमारा। ऐसा इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ द एटम्स ऑन बोथ साइड, रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स आर इक्वल, जिसे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? रेस्पिरेशन को हम क्यों एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं? बिल्कुल सिंपल है। रेस्पिरेशन में हम देखते हैं कि ऑक्सीजन नोज द्वारा लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं, राइट। मीन्स रेस्पिरेशन में हम जब ऑक्सीजन लेते हैं, जो ऑक्सीजन हमारा आगे अंदर हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करने में मदद करता है। रेस्पिरेशन में बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, जो बहुत लार्ज अमाउंट एनर्जी की हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो हमारे बॉडी के अंदर हमारे सेल में एटीपी फॉर्म में स्टोर किया जाता है।
एटीपी एक तरह से आप बोल सकते हैं एनर्जी का सोर्स हमारे सेल्स के अंदर होता है। जब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है वहाँ से हम ले सकते हैं। तो देर इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी व्हेनेवर देर इज़ अ रेस्पिरेशन प्रोसेस। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। देख लीजिए ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी। हमने 6 क्यों लिए है उसको भी हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले 6 कार्बन है, उससे बनने वाला 6 CO2। आपके 12 हाइड्रोजन है, उससे बनने वाला 6 H2O। अब देख लीजिए 6 2 जार 12 एंड 6 ऑक्सीजन, तो 18 ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऑलरेडी यहाँ पे 6 है, मतलब यहाँ पे 6 2 जार 6 होने चाहिए। इस तरह से हमें एनर्जी भी यहाँ पे मिल रही। और एक लास्ट क्वेश्चन आपका देख लीजिए, वाई हाइड्रोजन इज बीइंग अ इनफ्लेमेबल गैस एंड ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन एट वाटर विच इज कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज यूज एज ए एक्सटिंग्विश फायर। बहुत सिंपल चीज़ है कि भाई हाइड्रोजन खुद एक ज्वलनशील मतलब पदार्थ है। जब किसके प्रेजेंस में ऑक्सीजन अगर होगा तो वहाँ पे वो खुद इग्नाइट होता है, उसको हम इनफ्लेमेबल या फ्लेमेबल गैस बोलते हैं, जो इग्नाइट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जबकि ऑक्सीजन खुद एक सपोर्टर ऑफ कंबशन है। अगर इन दोनों की प्रॉपर्टी ऐसी है तो इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो पानी बनता है वो क्यों आग को बुझाने का काम करता है? तो बिल्कुल सिंपल है, दोनों का प्रॉपर्टी देखिए और बनने वाले कंपाउंड का प्रॉपर्टी देखिए, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है एक दूसरे से। तो इसका आंसर सिंपल है, क्योंकि प्रॉपर्टीज बिकॉज द प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर that is H2O compound is different from the properties of its constituent elements hydrogen and oxygen. Naturally प्रॉपर्टी के बेस पे डिपेंड है। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी अलग है, लेकिन उससे बनने वाले कंपाउंड की प्रॉपर्टी अलग है। इसीलिए वाटर यहाँ पे एक्सटिंग्विश, उसकी प्रॉपर्टी क्या है पानी की? आग को बुझाना, इसीलिए पानी आग बुझाने का काम करता है। होप आपको ये पाँचों के पास क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड वट एवर योर क्वेरी प्लीज़ जस्ट गिव योर क्वेश्चंस बिलो इन कमेंट्स बॉक्स। थैंक यू।